हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस टेस्ट्स की जो स्ट्रक्चर्स के लिए आपने करने हैं। चाहे आप इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई बिल्डिंग ओनर हैं और आप अपना बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट की, सो यू शुड बी अवेयर कि कौन से और कितनी किस्म के टेस्ट्स हैं जो आपने अपने स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए करवाने हैं। चाहे आपने उस कॉन्ट्रैक्टर से करवाने हैं, इंजीनियर से करवाने हैं या खुद करने हैं। तो आज की वीडियो काफी डिटेल्ड है और आपको हम कंक्रीट के और आरसीसी स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट से आगाह करेंगे। मेनली कंक्रीट्स या स्ट्रक्चर्स के लिए दो किस्म की मेजर टेस्टिंग है। एक को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और दूसरे को हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जिस तरह नाम से भी जाहिर है, इसमें कुछ सैंपल्स कंक्रीट के ड्यूरिंग पोरिंग या इन सिचु कंक्रीट जब हो रही होती है वहां साइट के ऊपर कुछ सैंपल्स लेने पड़ते हैं कंक्रीट मिक्स में से, और उसको आफ्टर क्यूरिंग और उसकी मोल्डिंग करने के बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट अप्लाई होते हैं और वो सैंपल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ड्यूरिंग दैट टेस्ट टूट जाते हैं। जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव में ये ऐसे टेस्ट हैं जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के थ्रू किए जाते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर ड्यूरिंग कास्टिंग या आफ्टर इवन आफ्टर फिनिशिंग भी आप कर सकते हैं, और इसमें किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर को क्रैक्स वगैरह या किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होता और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव नेचर के टेस्ट होते हैं, थ्रू वेरियस इक्विपमेंट्स किए जाते हैं। सो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू इन टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने किस्म के टेस्ट हैं और कौन कौन से डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में शामिल हैं, कौन से नॉन डिस्ट्रक्टिव में हैं। और फिर एडिशनली हर टेस्ट में मैं आपको मुख्तलिफ कंक्रीट की रेशियोज के मुतालिक भी बताऊंगा कि इस टेस्ट के अंदर कितनी किस्म की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और कंक्रीट की कौन सी रेशियो के लिए कितनी स्ट्रेंथ होना जरूरी है। सो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, स्पेशली सिविल इंजीनियर्स के लिए जो कि परसू कर रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग डिग्रीज को या फर्दर स्टडीज को, या वो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं और अपनी जॉब हंटिंग या इंटरव्यू प्रिपरेशन में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको मुकम्मल देखिए। और अगर आपने सिफ्टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया, so you are requested to please subscribe Safetech Simplified at YouTube. We are also available at TikTok with the same name, so you can join us at TikTok as well. So the topic for this video is test before you build. Mainly इसमें दो किस्म के टेस्ट हैं, एक को साइट टेस्टिंग और दूसरा लैब टेस्टिंग। हाउ स्ट्रक्चर्स फेस डिफरेंट लोड्स, और उसके अलावा फिर हमने स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और वेरियस लोड कॉम्बिनेशंस को भी अब तक हमने देख लिया। हाउ वी कंबाइन देम सेफली एंड हाउ वी इंश्योर स्टेबिलिटी, ये हमने पिछली दोनों वीडियोस में इसको डिटेल में डिस्कस किया। बट देयर इज वन मोर लिंक इन द सेफ्टी चेन, मेकिंग श्योर दैट द मटेरियल लाइक कंक्रीट, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है आपका कंस्ट्रक्शन का या स्ट्रक्चर्स का, इज इट सेफ और इज इट टेस्टेड प्रॉपरली। तो आज का जो हमारा फोकस है वो इस चीज के ऊपर है कि कंक्रीट को आपने किस तरह से टेस्ट करना है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं बिफोर सजेस्टिंग सम मेडिसिन और ट्रीटमेंट, और उस उन टेस्ट्स की मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं। आपने देखा होगा जब टेस्ट रिपोर्ट आती है तो वहां पे एक रेंज दी होती है, सेफ रेंज या बेस्ट प्रैक्टिसेस की रेंज, और उससे कम या उससे ज्यादा वैल्यूज के कुछ रिप्रकशंस होते हैं। सो वो आपको फिर आपका जो डॉक्टर है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है, उसके मुताबिक आपको प्रिस्क्रिप्शन। सो इसी तरह सेम इसी एनालॉजी के ऊपर आपका स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चर को भी आपने सिमिलरली उसके जो मटेरियल्स हैं, उसमें सीमेंट है, उसमें एग्रीगेट है, उसमें स्टील है, तो मेनली इन तीनों चीजों से मिलके कंक्रीट बनती है, जिसको हम रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। सो इस कंक्रीट के मुख्तलिफ सैंपल्स लिए जाते हैं और उसी तरह लैब के अंदर या ऑन साइट उनकी टेस्टिंग करके मुख्तलिफ रेंजेस बताई जाती हैं, और फिर इंजीनियर जो भी ऑन साइट होता है उसको वो टेस्ट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है और फिर उसकी बेसिस पे वो फर्दर एक्टिविटीज अलाउ करते हैं या डिस अलाउ करते हैं। बीइंग ऑनर या बीइंग इंजीनियर, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज टाइप ऑफ टेस्ट्स कि आपने अपने स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से टेस्ट इंश्योर करने हैं। सो मेरा नाम इमरान अजीज है और आई हैव वर्कड एक्सटेंसिवली ओवर लास्ट 20 years. आई एम द मेंबर ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एंड आल्सो आई हैव अ मेंबरशिप विद अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स। इस चैनल का इनिशिएटिव का मकसद ये है कि हम ब्रेक डाउन करें कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग को इनटू सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल आइडियाज फॉर प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स एंड इवन एवरीडे पीपल बिल्डिंग देयर ओन होम्स, जो कि इंजीनियर्स नहीं होते या कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं होते और वो लैंड ओनर या हाउस ओनर्स होते हैं। सो दे शुड आल्सो वॉच दीज वीडियोस टू लर्न के सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से टेस्ट्स हैं। सो बिफोर वी डाइव इन, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉय clear practical civil engineering content, so do subscribe this channel so that future videos भी
भी आप तक प्रॉम्प्टली पहुंच सके। और अगर आपका कोई फीडबैक है सो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें भिजवा सकते हैं, और यू हैव आवर ईमेल एड्रेस विच इज swiftexsimplified@gmail.com। सो उसके ऊपर भी आप अपनी सजेशंस से हमें मुतला कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक, जो कि मेनली है कि व्हाई कंक्रीट टेस्टिंग matters. You may have used the best cement, but unless it's tested, you are still guessing. आपका सीमेंट में भी बहुत अच्छी कंपनी का होगा, अच्छे ब्रांड का होगा, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी होगी, लेकिन जब तक आपने उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया या उससे जुड़ी फर्दर कंक्रीट को आपने प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया, तो स्टिल यू आर गेसिंग कि आपका स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं है। टेस्टिंग इंश्योर्स योर स्ट्रक्चर विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, रेन, लोड एंड अर्थक्वेक। सो ड्यूरिंग दीज disasters, natural disasters like rain, drastic loading, ड्यू टू अर्थक्वेक वगैरह, तो इसमें आपका स्ट्रक्चर बिहेव करेगा और आपको उतनी ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का मटेरियल यूज किया और फर्दर उसके ऊपर आपने टेस्टिंग की थी या नहीं की थी, क्योंकि टेस्टिंग से ही आप फर्दर उसकी स्ट्रेंथ वगैरह जज कर पाते हैं। मेनली कैटेगरीज जो टेस्टिंग की है हमने पहले भी डिस्कस किया, इसमें दो किस्म की मेन कैटेगरीज हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव जिस तरह नाम से भी जाहिर है, वेयर वी ब्रेक द सैंपल्स इन द लैब, और नॉन डिस्ट्रक्टिव में वेयर वी चेक स्ट्रेंथ विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर और इवन द सैंपल्स। सो ये टोटली मेन दो किस्म के हमारे टेस्ट होंगे, या दो किस्म की कैटेगरीज ऑफ टेस्ट हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं और मेनली ये किस तरह होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहला और काफी मशहूर या इंपॉर्टेंट टेस्ट या बेसिक टेस्ट जिसको कह रहे हैं किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए, वो है उसकी स्ट्रेंथ को एवेल्युएट करना थ्रू क्यूब और सिलेंडर टेस्टिंग। इसमें जिस तरह नाम से भी जाहिर है, इसमें क्यूब के टेस्ट में क्यूब्स के सैंपल भरे जाते हैं और शेप इन द शेप ऑफ क्यूब, और सिलेंडर के अंदर ऐसा सैंपल जिसकी शेप सिलेंड्रिकल नेचर की होती है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग आइदर क्यूब और सिलेंड्रिकल सिलेंडर्स एंड सिलेंडर टेस्ट। दोनों मेथड्स इन्वॉल्व करते हैं involve applying the compressive load to concrete specimen, whether it is cubical or whether it is cylindrical। तो इनके ऊपर एक certain amount of load अप्लाई की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सैंपल्स को आप कास्ट करेंगे साइट के ऊपर, जब आपकी पोरिंग हो रही होती है तो आप मुख्तलिफ बैचेस में से इन सैंपल्स को फिल करेंगे। उसके बाद आप वो सैंपल्स जो है वो 24 आवर्स के लिए वहां पे सैंपल बॉक्स के अंदर रखेंगे, उसको क्यूरिंग करेंगे और उसके बाद उसको वापस अपनी लैब में भेजेंगे, और उसके ऊपर आपने डेट ऑफ पोरिंग या इवन टाइम ऑफ पोरिंग भी मेंशन करना है और सैंपल नंबर भी उसके ऊपर लिख देना है, ताकि जब आप टेस्टिंग करवाएं लैब से तो उनको भी कंफर्म हो कि ये किस डेट को ये कास्ट किया गया था सैंपल, और फिर 7 डेज बाद आपने इसकी टेस्टिंग करनी है और फिर 28 डेज बाद भी आपने इसकी टेस्टिंग करनी है। Both methods involve applying a compressive load to the concrete specimen until it fails, and then measuring the load at failure to determine the compressive strength of that concrete. So mainly हम इसमें चाहते क्या हैं या करते क्या हैं, हम बेसिकली उस ओवरऑल कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम कर रहे होते हैं, और इस सैंपल के ऊपर एक सर्टेन लोड अप्लाई करने के बाद जब ये क्रैक होता है तो वो हमने वो लोड की अमाउंट नोट कर लेनी है, और उसको फिर हम ओवरऑल जो 3 सैंपल लेंगे उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, और हम कहेंगे कि जी 7 डेज के ऊपर हमने ये 3 सैंपल्स टेस्ट करे थे और तीनों की एवरेज स्ट्रेंथ इतनी बन रही है, सो आपका जो मेन कंक्रीट जिस दिन पोर की गई थी सो उसकी ओवरऑल बैच की जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी है जितनी आपके ये तीनों सैंपल्स का एवरेज से निकली। फिर इसी तरह सिमिलरली अगले 3 सैंपल्स को आप 28 डेज बाद क्रश करेंगे, और वहां पे भी आप इसी तरह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उनकी नोट करेंगे, और फिर आप ये बताएंगे कि आपकी 28 डेज बाद जो है ना इस कंक्रीट की ये स्ट्रेंथ आई है। सो क्यूब टेस्ट जो है वो ऑफन प्रेफर किया जाता है ड्यू टू सिंप्लिसिटी नॉर्मली साइट्स के ऊपर, while cylinder tests may provide a more accurate representation of in situ concrete। accurate डेटा या एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए तो ऑफ कोर्स सिलेंडर है, सिलेंडर का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा एक्यूरेट आती है, जबकि क्यूब जो है वो इजी टू कास्ट है और मोस्टली प्रेफर किया जाता है साइट के ऊपर। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट, सिंपल एंड एसेंशियल है और सबसे
कॉमनली यूज्ड है। इसमें मेनली दो किस्म के होते हैं टेस्ट। कंक्रीट फ्रॉम द साइट इज poured इनटू क्यूब्स और सैंपल्स, जिस तरह हमने कहा, और आफ्टर 7 days और 28 days इट्स क्रश्ड इन द लैब। सो इट इफ इट पासिस योर कंक्रीट इज गुड टू गो। सो क्या रेंजेस होनी चाहिए वो हम आगे आपको बताते हैं, लेकिन अगर ये उस रेंज को पास कर गई सो यू विल रेफर टू द क्लाइंट के जी आपका सैंपल ठीक है और कंक्रीट आपकी सही हुई है और सही स्ट्रेंथ के साथ वो मिक्स डिजाइन फॉलो किया गया है। तो थंब रूल जो है वो ये है कि शुड रीच 70% ऑफ द स्ट्रेंथ इन 7 days और फुल स्ट्रेंथ जो है ये अचीव करे 28 days में। तो जब आप 7 days के ऊपर आप उस सैंपल को क्रश करेंगे सो ओवरऑल कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए थी या है उसका 70% एटलीस्ट उसको अचीव करना है 7वें दिन, और फिर 28 दिन बाद जो है वो 100% उसको अचीव करना है। सो आई होप इट इज क्लियर। मुख्तलिफ कंक्रीट की रेशियोज होती हैं, इंजीनियर्स इसको बेहतर समझेंगे। इसमें मिक्स रेशियोज के साथ इसको इंटरप्रेट किया जाता है, और इसमें 1 3 6 लाइक 1 part ऑफ सीमेंट, 3 parts ऑफ सैंड एंड 6 parts ऑफ कोर्स एग्रीगेट या क्रश। सो मेनली इसकी मिक्स रेशो इस तरह बनती है। M10 कंक्रीट जो है ये 1 3 6 रेशो के साथ होती है, और 7 डे स्ट्रेंथ इसकी 6 to 8 मेगा होगी। 28 डे स्ट्रेंथ के ऊपर इसको 10 मेगा को या 10,000 kN/m² को 28 दिन बाद इसको अचीव करना चाहिए। और मेनली ये 1 3 6 की जो रेशियो है ये पीसीसी फ्लोरिंग या बेडिंग वगैरह के लिए यूज होती है। डीपीसी वगैरह या जो आपकी नीचे बेड के अंदर कंक्रीट डली है, लीन कंक्रीट वगैरह, लीन कंक्रीट तो मेनली 1 4 8 होती है, लेकिन 1 3 6 भी उसमें बड़े स्ट्रक्चर्स में ये यूज होती है। और नॉर्मली ये पीसीसी कंक्रीट्स की जो पेवमेंट्स होती हैं, स्ट्रीट पेवमेंट्स होती हैं, इस किस्म की जो आपने कंक्रीटिंग करनी है, तो उस केस में M10 कंक्रीट आप यूज करेंगे। और रेंज आपको बता दी कि नॉर्मली 8 मेगा 7 डेज के ऊपर इसको अचीव करना चाहिए, या 8,000 kN/m²। और 28 दिन बाद जब आप सैंपल इसका टेस्ट करें सो इट शुड एटलीस्ट अचीव 10 मेगा। सो ये आपने याद रखना है। इसी तरह 1 2 4 की जो कंक्रीट है उसको हम M15 कंक्रीट भी लिखते हैं, और इसका फिर उसी तरह 7 डेज के ऊपर इसको 11 मेगा और 9 to 11 मेगा की रेंज में होनी चाहिए, और 28 दिन में इसको 14 to 16 मेगा की रेंज में होना चाहिए। 15 ही नॉर्मली यूज होता है कॉमनली। सो लाइट आरसीसी वर्क्स के लिए ये रेशो यूज होती है। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स में नॉर्मली जो आप देखते हैं कॉलम्स में, बीम्स में, स्लैब्स में, वो 1 into 1.5 and 3 की रेशियो यूज होती है, और इसको हम M20 कंक्रीट कहते हैं। सो M20 कंक्रीट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज होगी वो M20, 20 मीन 20 मेगा, उसको अचीव करना चाहिए। सो M15 मीन्स 15 मेगा। जब आप कोड में जब भी आप M15 देखें या M10 देखें सो इसका मतलब ये 10 15 20 25 का मतलब है कि 28 दिन बाद इसको इतनी स्ट्रेंथ लेनी है इन मेगा। और इसी तरह 1 1.5 3 की हमने 7 डे स्ट्रेंथ बता दी 14 20 मेगा का जब आप 70% निकालेंगे सो वो 7 डे स्ट्रेंथ बन जाएगी, वो हमने पीछे पढ़ लिया। और 1 1.5 3 जो रेशो है वो आरसीसी स्लैब्स, बीम्स या कॉलम्स में यूज होती है। इसी तरह 1 1 2 जो रेशो है M25 कंक्रीट इसको कहते हैं, और सिमिलरली इसकी 28 डे स्ट्रेंथ जो है वो 25 मेगा है या 25,000 kN/m² है। ये हैवी आरसीसी स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए यूज होता है। मिक्स डिजाइन कंक्रीट जो है वो अगर जो आपने मोर देन 30 मेगा की कोई कंक्रीट करनी है, जिस तरह ब्रिजेस वगैरह या हाई राइज बिल्डिंग्स में, सो उसको कहते हैं मिक्स डिजाइन कंक्रीट, और फिर उसकी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंगली 30 मेगा या उससे ऊपर हो। तो ये एक कंपैरिजन है जो कि इंजीनियर्स को या स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, आई होप, कि वो कंक्रीट की मुख्तलिफ टेस्ट्स के साथ रेंजेस देख सकें। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में जब आपकी लीन कंक्रीट होती है बिल्डिंग में, जो सबसे नीचे बेड के अंदर डलती है, और सिर्फ लेवलिंग ड्रेसिंग वगैरह उसका मकसद होता है ताकि आप ऊपर कंक्रीट जब स्टील जब प्लेसमेंट करें तो वो आपके एक लेवल में आना चाहिए। सो लीन कंक्रीट या पीसीसी पेवमेंट के लिए 1 3 6 के रेशियो यूज होंगे,
नॉमिनल रेशो आरसीसी के लिए और लो स्ट्रेंथ आरसीसी के लिए 1 2 4 होगा। स्टैंडर्ड आरसीसी स्ट्रक्चर स्लैब कॉलम बीम वगैरह के लिए 1 1.5 3 की रेशो यूज होगी। हाई स्ट्रेंथ आरसीसी 1 1 2 है। और मॉडर्न स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है M25 एंड अबव, इसको डिजाइन मिक्स भी बोलते हैं। सो ये हमारा मेनली टेस्ट था क्यूब एंड सिलेंडर वाला। उसके बाद दूसरा एक टेस्ट है जिसको हम फ्लेक्चरल बीम टेस्ट कहा जाता है। ये भी कॉमनली यूज होता है। इसमें एक बीम आप कास्ट करते हैं और उस बीम को फिर लैब के अंदर ये टेस्ट करते हैं, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये मेनली उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह को बताएगा। So a flexural beam test, specifically the breaking of a concrete beam under a mid-span load, is conducted to assess the beam's resistance to bending stress. So बीम के ऊपर एक बेंडिंग स्ट्रेस आती है वहां जब टॉप से, तो उसके ऊपर हम मिड स्पैन लोड डालते हैं। मिड पॉइंट लोड इसको कहते हैं। और ये इसके सेंटर में डाला जाता है। सो उससे इसकी बेंडिंग जो है कैपेसिटी, स्ट्रेसेस बेंडिंग स्ट्रेसेस की, ये कितना बेंडिंग को रेसिस्ट कर सकता है, वो असेस की जाती है। सो जितनी इसकी लेंथ होगी, L/3 इसका डायामीटर होगा या उसकी थिकनेस होगी उस बीम की जब आपने सैंपल कास्ट करना है। तो द प्रोसेस involves applying a load to the beam center while supported at either end, observing crack formation and deflection, and measuring the load required to cause the failure of the beam. सो इसमें सिंपल है, पॉइंट लोड डालेंगे और दोनों एंड्स उसके फिक्स्ड होंगे बीम के। जब आप पॉइंट लोड डालेंगे और जब उसके अंदर क्रैक डेवलप हो जाएगा, सो उस वक्त उसकी फॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन को आप नोट करेंगे। और उस लोड को फिर आप नोट करेंगे जिस लोड के ऊपर क्रैक डेवलप हुआ बीम में, सो वो उसका मैक्सिमम लोड होगा। वांट टू नो हाउ वेल योर कंक्रीट रेजिस्ट बेंडिंग, सो उसके लिए आपको ये फ्लेक्सुरल कंक्रीट टेस्ट आपका ही आंसर है। Especially used in roads, pavements, and slab. Simulates real-world load like car or crowd movements. Like roads के ऊपर जब vehicular traffic पास होती है, तो उसको हम नॉर्मली पॉइंट लोड ही लेते हैं। और इस बीम टेस्ट का मकसद ही यही है कि हम उस आरसी पेवमेंट जो रोड के लिए अगर आप डिजाइन कर रहे हैं, तो वो कितनी ट्रैफिक या व्हीकुलर ट्रैफिक का लोड बर्दाश्त करेगी, तो उसके लिए इसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ चेक की जाती है। ये एक टेबल है जो कि कंपेयर करेगा। लाइक M10 कंक्रीट के लिए 28 डेज बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने पीछे पढ़ा था कि 10 मेगापास्कल होना चाहिए। तो इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है वो 1.2 से 1.5 मेगापास्कल होनी चाहिए, 1200 से 1500 किलो न्यूटन। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो हमने पीछे पढ़ा, वो क्यूब टेस्ट से असेस होगी। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो उसकी बेंडिंग की स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेस है, तो वो इस टेस्ट से, फ्लेक्चरल बीम टेस्ट से डिटरमिन होगी। इसी तरह M20 जो है उसके लिए 2.8 to 3.2 इसकी वैल्यू है। M25 से के लिए 3.5 से 4 है। इसी तरह तीसरा एक टेस्ट है जिसको हम स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट कहते हैं। इसमें सिलेंडर्स कास्ट होंगे और सिलेंडर्स को हम इस तरह मशीन के नीचे रखेंगे लॉन्गिट्यूडनली, और वर्टिकली नहीं रखेंगे बल्कि हॉरिजॉन्टली रखेंगे, और फिर उसके ऊपर एक सर्टेन लोड डालेंगे और उसके अंदर जब क्रैक्स डेवलप होंगे तो वो लोड आपने नोट करना है। अ स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट इज अ मेथड यूज टू डिटरमिन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। सो इससे टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है, पिछले वाले से फ्लेक्चरल आती है, और उससे पहले जो हमने क्यूब टेस्ट पढ़ा था उससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। It involved applying a compressive force along the diameter of a cylindrical specimen, causing it to split along its weakest point. The test is typically conducted on a cylinder placed sidewise in a testing machine. So इसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ नोट कर रहे होते हैं, और कंक्रीट में हमें पता है कि कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक है, इसलिए हम उसमें स्टील डालते हैं ताकि वो टेंशन में उसको ज्यादा सपोर्ट दे। सो इस टेस्ट में हम उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम कर रहे होते हैं, और इसको डायमीटर के मुताबिक उसको लाइक डाया की साइड के ऊपर उसको लॉन्गिट्यूडली उसको सैंपल को मशीन के अंदर रखते हैं और उसके ऊपर एक सर्टेन लोड अप्लाई करते हैं। कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, वी ऑल नो दैट। दिस टेस्ट हेल्प अस मेजर अबाउट दैट वीकनेस।
तो हम वो चाहते हैं कि वो वीकनेस हमें पता चले कि किसके ऊपर ये कंक्रीट ब्रेक कर जाएगी और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। इट्स मेनली यूज्ड इन हाई राइज बिल्डिंग और वेयर क्रैक कंट्रोल इज क्रिटिकल। सो इसकी ये कंपैरिजन है तीनों स्ट्रेंथ का। सो इसमें हम स्ट्रेट अवे M20 कंक्रीट को देख लेंगे कि 20 मेगा पास्कल हमने कहा था इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और 2.5 तक इसकी स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसी तरह जो हमने इस टेस्ट में पढ़ लिया 2.5 टू 2 टू 2.5। इस तरह 1 to 4 जो सैंपल है उसमें हमने कहा था M15 उसको कहा जाता है, 14 से 16 मेगापास्कल उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और 1.5 से 2 मेगापास्कल उसकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और नंबर फोर्थ इसका कंक्रीट वर्केबिलिटी टेस्ट है, जिससे हम सैंपल की वर्केबिलिटी चेक करते हैं, और इस टेस्ट को कहा जाता है स्लम्प टेस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज टेस्ट है जो नॉर्मली साइट के ऊपर कंडक्ट किया जाता है। दिस टेस्ट मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट डिटरमिनिंग इट्स कंसिस्टेंसी एंड ईज ऑफ प्लेसमेंट। तो ये दो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टेस्ट के। इससे हम इस सैंपल की या इस मिक्स की कंसिस्टेंसी या वर्केबिलिटी चेक कर रहे होते हैं कि ये कितना इजीली प्लेस हो जाएगी और कितनी थिक है या कितनी थिन है। इट कैन बी डन आइदर ऑन साइट और इन अ लैब सेटिंग। सो ये दोनों जगहों पे हो सकता है, लैब में भी आप इस सैंपल टेस्ट कर सकते हैं और साइट के ऊपर भी किया जा सकता है। नॉर्मली इसको कॉमनली साइट के ऊपर ही कंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग पोरिंग। आप ड्यूरिंग पोरिंग किसी भी आप ट्रांजिट मिक्सर से सैंपल लेंगे और वहीं पे उसकी स्लम्प टेस्ट उसके ऊपर लगा के उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करेंगे। द टेस्ट इज परफॉर्म इन बैचेस टू असेस द क्वालिटी एंड वर्केबिलिटी एंड टू सी हाउ द कंक्रीट स्लम्प्स। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी ड्राई और वेरी वेट कंक्रीट। सो ऑफ कोर्स अगर वेरी ड्राई होगा तो उससे भी आपको ओवरऑल बैच का कंसिस्टेंसी मालूम नहीं होगी, और ज्यादा वेट होगा तो वो फ्लो कर जाएगा और उसका सैंपल भी पॉसिबल नहीं होगा स्लम्प टेस्ट करना। सो ये उसकी कुछ रेंजेस हैं। हमने फॉर एग्जांपल M20 को देखा था कि टिपिकल स्लम्प जो है M20 कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 होनी चाहिए, और इसका टिपिकल स्ट्रेंथ स्लम्प जो है वो 75 to 100 mm होना चाहिए। वर्केबिलिटी लेवल इसका मीडियम, और इस तरह कॉमन एप्लीकेशन इसकी RCC स्लैब और बीम्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस तरह 112 जो है M25, इसका हमने टिपिकल स्लैब जो है वो 100 से 125 होना चाहिए। अगर 100 से कम है या 125 से इसका स्लम्प वैल्यू ज्यादा आई है से, तो वो आपका कंक्रीट रिजेक्टेड होगी। इस तरह 136 में 25 to 50 mm और 1 to 4 में 50 to 75 mm स्लम्प की वैल्यूज होनी चाहिए। नंबर फिफ्थ टेस्ट है कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। Compacting factor test is a method to assess the workability of concrete, especially when it has low workability and is not suitable for slump test. So ऐसी कंक्रीट जिसमें स्लम्प टेस्ट करना पॉसिबल ना हो, क्योंकि उसकी वर्केबिलिटी लेस होती है, थोड़ी थिक या ड्राई कंक्रीट होगी, तो ऐसी कंक्रीट के केस में हम कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट अप्लाई करेंगे, और ये साइट के ऊपर नहीं होता बल्कि लैब में होता है। इसके लिए हम कंक्रीट को लैब में इस मशीन के अंदर डालेंगे। सो इट मेजर्स द रेशियो ऑफ partially compacted concrete to the fully compacted concrete. A lower compacting factor indicates better workability. इसमें दो किस्म की कंक्रीट होती हैं, एक पार्शली कंपैक्ट की जाती है और एक फुल्ली कंपैक्ट की जाती है, और फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है। और अगर कंपैक्टिंग फैक्टर इसका कम आया है, सो इट मींस ये कंक्रीट मिक्स अच्छा है और वर्केबिलिटी उसकी बेहतर है। द टेस्ट इज डन इन अ लैब बट कैन बी परफॉर्म ऑन साइट एज वेल। अगर आप ये इक्विपमेंट वहां पे मैनेज कर सकें और साइट के ऊपर मोबिलाइज कर सकते हैं, सो यू कैन डू दैट टेस्ट ऑन साइट एज वेल। अदरवाइज आपको ये लैब में करना होगा। इट इज यूजफुल फॉर कंक्रीट मिक्स विद लो वर्केबिलिटी, वेरी ड्राई कंक्रीट, एज दे आर नॉट सुटेबल फॉर स्लम्प टेस्टिंग। सो वो हमने पहले पढ़ लिया, ऐसी कंक्रीट जो स्लम्प टेस्ट में यूज नहीं हो सकती और काफी थिक होती है, ऐसी स्लम्प ऐसी कंक्रीट के लिए हम कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं। द कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट measures the workability of concrete, especially for low workability mix where slump test becomes less accurate. कंपैक्टिंग फैक्टर जो होगा वो इज इक्वल टू वेट ऑफ पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट
डिवाइडेड बाई वेट ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सो उससे आपका टिपिकल वैल्यू जो है 0.7 से 0.95 होनी चाहिए। तो ये इसका फार्मूला है। कंपैक्टिंग फैक्टर कंपैरिजन टेबल फॉर आरसीसी मिक्स, जो 1, 2, 4 है, जिसको हम M15 कंक्रीट कहते हैं, उसका कंपैक्टिंग फैक्टर जो है 0.75 से 0.8, और वर्केबिलिटी इसकी लो होगी। इसी तरह वन M20 कंक्रीट 0.8 से 0.85 मीडियम, और मैक्सिमम इसकी रेंज जो है 0.95 है, और मिनिमम इसकी रेंज जो है 0.70 है। इंजीनियरिंग इंटरप्रिटेशन इनकी वर्केबिलिटी की, लाइक कंपैक्टिंग फैक्टर अगर आपका 0.75 से 0.8 है, जिस तरह हमने इसमें पढ़ा 1 to 4 के केस में, सो 1 to 4 की जो वर्केबिलिटी है वो लेस वर्केबल होगी। इस तरह 0.8 से 0.85 जो है वो मीडियम होगी। सो अगर आप नोट करें कि जितना भी कंपैक्टिंग फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, 0.9 की तरफ जा रहा है, सो उसमें वर्केबिलिटी बेहतर हो रही है। 0.92 से जितना ज्यादा होगा, सो हाईली वर्केबल कंक्रीट होगी। रिलेशनशिप विद स्लम, इसी इसी का स्लम टेस्ट जहां पे हमने कहा था नहीं हो सकता, वहां पे ये होता है। सो इसके साथ उसका रिलेशनशिप 0.8 और 0.85 का स्लम्प जो है वो 50 to 100 mm हमने कहा था। जहां पे कंपैक्टिंग फैक्टर जो है 0.8 से 0.85 है, तो उस कंक्रीट का स्लम्प जो है 50 से 100 mm होगा। और 0.85 से 0.92 वाली कंक्रीट का, जहां पे कंपैक्टिंग फैक्टर ये है, वहां पे स्लम्प उसका 100 से 150 होगा। सो लेस देन 0.75 कंपैक्टिंग फैक्टर रिजल्ट, सो हार्श या डिफिकल्ट टू कंपैक्ट। इसी तरह 0.8 से 0.85 आइडियल एंड नॉर्मल आरसीसी कंक्रीट होगी, जिसका 0.8 से 0.85 होगा। इस तरह ज्यादा होगी सो हाईली वर्केबल होगी, और पंपेबल कंक्रीट जो जिसको पंप्स के साथ यूज करते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह अगला टेस्ट है वीबी टेस्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और ये भी लैब के अंदर होता है। द वीबी टेस्ट और वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट is a method for assessing the workability of freshly mixed concrete, especially for mixes with low workability. जहां पे वर्केबिलिटी कंक्रीट की कम हो, तो ऐसे केस में वीबी टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। इट डिटरमिन्स द रीमोल्डिंग एफर्ट, द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू चेंज द कंक्रीट शेप फ्रॉम अ कोनिकल टू द सिलेंड्रिकल फॉर्म यूजिंग वाइब्रेशन। तो इसमें वाइब्रेशन की जाती है, और कंक्रीट जब अपनी शेप चेंज कर लेता है कोन से सिलेंडर की तरफ, सो उस वैल्यू को हम नोट करते हैं, और उस टाइम को, सो उस टाइम को नोट करके, the time taken for this remolding measured in seconds, the VB time, and indicates the concrete's workability. So जितने टाइम में इसने अपनी शेप को मोल्ड किया फ्रॉम क्यूबिकल टू सिलेंड्रिकल, वो टाइम कहलाता है वीबी टाइम। वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट measures the workability and remolding ability of concrete, especially for very dry mixes, stiff RCC concrete, रोड कंक्रीट, पेवमेंट कंक्रीट। सो इन कंक्रीट्स के लिए हम वीबी टाइम टेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ड्राई होती हैं, और उसमें स्लम्प और पिछला जो हमने कंपैक्टिंग फैक्टर मेथड पढ़ा था, दोनों पॉसिबल नहीं होते। काफी थिक कंक्रीट होती है या स्टिफ कंक्रीट होती है। इन दिस टेस्ट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट टू रीमोल्ड कंप्लीटली अंडर वाइब्रेशन इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, और उस टाइम को हम कहते हैं वीबी टाइम। सो इसका कुछ कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रेशियो M10 है, उस केस में टिपिकल वीबी टाइम शुड बी 15 to 25 सेकेंड। 15 से 25 सेकेंड में इसको अपनी शेप चेंज करनी है, सो और वर्केबिलिटी इसकी वेरी लो होगी। इसी तरह M20 के लिए 5 to 10 सेकेंड्स होगा, और वर्केबिलिटी मीडियम होगी, और मोर देन 30 सेकेंड में 0 to 3 सेकेंड के अंदर अपनी शेप चेंज कर लेगा, और इसकी वर्केबिलिटी हाई होगी। सो अगर मोर देन 20 है, सो वेरी ड्राई कंक्रीट है, और वेरी लो वर्केबिलिटी उसकी होगी। 20 टू 10 to 20 सेकेंड्स के लिए लो वर्केबिलिटी है, 5 to 10 सेकेंड के लिए मीडियम वर्केबिलिटी, 3 to 5 सेकेंड के लिए हाई, और मोर देन 3 सेकेंड के लिए, लेस देन 3 सेकेंड के लिए, जितना भी 3 से कम होगा उसके लिए वेरी हाई वर्केबिलिटी होगी उस सैंपल की। स्लम्प और कंपैक्टिंग फैक्टर के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अगर लो वर्केबिलिटी है तो स्लम्प टेस्ट उसका 25 to 50 mm होगा, और कंपैक्टिंग फैक्टर उसका 0.75 से 0.8 होगा। हम ये दोनों पढ़ लिए।
और यहाँ पे वी भी है उसका 10 to 15 होगा। तो इसी तरह हाई के लिए 100 to 150 स्लम्प, 0.85 से 0.92 इसका कंपैक्टिंग फैक्टर वैल्यू होगी, और वीबी टाइम उसका 3 से 5 सेकंड तक होना चाहिए। सो नेक्स्ट इसका है, वो भी लैब में भी हो सकता है, साइट पे भी हो सकता है, और इसको कहते हैं फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल एंड वीबी टेस्ट आर बोथ यूज्ड टू असेस द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, बट दे डिफर इन देयर मेथड एंड एप्लीकेशन। तो इसका मेथड का सिर्फ फर्क है, लेकिन मेनली इसमें कंक्रीट की वर्केबिलिटी ही टेस्ट होती है। The flow table measures the spread of concrete on a table, while VB test measures the time it takes to compact concrete from a conical shape to the cylindrical one using vibration. तो दोनों में ये फर्क है कि उसकी स्प्रेड चेक करते हैं फ्लो टेबल में, और वीबी में हम उसकी कंपैक्शन चेक करते हैं वाइब्रेशन के थ्रू। So it is preferred in lab and is best suited for flowing concrete, which is made by using super plasticizers. It is used for indicating the quality of concrete relating to cohesiveness, consistency, and proneness to segregation. The flow table test measured the flowability and consistency of highly workable concrete. It is mainly used for high workability concrete, self-compacting concrete, ग्राउटिंग मिक्सेस, पंपिंग कंक्रीट एंड रिच मिक्स। सो इस ऐसी कंक्रीट जिसको सेल्फ कंपैक्टिंग कहा जाता है, या ग्राउट मटेरियल वगैरह के लिए यूज होती है, या स्प्रे के लिए, या पंप करने के लिए। सो इस कंक्रीट के टेस्टिंग के लिए आपने फ्लो टेबल टेस्ट यूज करना है। फ्लो इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इंक्रीज इन स्प्रेड डायमीटर आफ्टर जॉल्टिंग द फ्लो टेबल। सो इस तरह इसका फ्लो नोट होगा। इस तरह एक कंपैरिजन है इन चारों का। M20 जो होगा, टिपिकल फ्लो उसका 60 to 80% होना चाहिए। M25 का 80 to 100% होना चाहिए, और मोर देन M30 का 100 से 150 होना चाहिए। सो 150 से ऊपर जब होगा उसको हाई वर्केबल कहा जाता है, और पंपिंग कंक्रीट या सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के लिए ये यूज होता है। लेस देन 40% फ्लो है तो आपका वेरी लो वर्केबिलिटी है, 60 से 80% है तो आपका मीडियम वर्केबिलिटी है, और 80 to 100 है तो आपका हाई वर्केबिलिटी है। और चारों को अगर आप कंपेयर करें, सो मीडियम के लिए 50 to 100 आपका स्लम्प होना चाहिए, कंपैक्टिंग फैक्टर उसका 0.8 से 0.85 होना चाहिए, वीबी टाइम उसका 5 to 10 सेकेंड होना चाहिए, और फ्लो परसेंटेज उसकी 60 to 80% होना चाहिए। सो ये इसका एक कंपैरिजन है जो कि आप अपने साथ नोट डाउन कर सकते हैं बीइंग इंजीनियर। साइट के ऊपर जो चारों टेस्ट अगर आपने एक के साथ किसी सैंपल पे करने हैं, सो ये इसकी मुख्तलिफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इसके बाद एक और टेस्ट है जिसको हम कैलीबाल टेस्ट कहा जाता है। कैलीबाल टेस्ट में एक बाल होती है जिसको मुख्तलिफ सर्टेन डायमीटर होती है, 3 इंचेस तकरीबन उसका रेडियस होता है, तो उसको आप स्प्रेड करते हैं कंक्रीट के मिक्स के ऊपर। The Caribal test uses a weighted ball to measure the penetration depth in the concrete, while the VB consistometer measures the time it takes for a shaped concrete sample to change its shape under vibration. सो ये फर्क है उसमें, हम अंडर वाइब्रेशन उसकी शेप चेंज के टाइम को नोट कर रहे होते हैं, जबकि कैली बाल में एक वेटेड बाल उसके ऊपर डालते हैं और उसकी पेनिट्रेशन की डेप्थ को नोट करते हैं कि एक सैंपल के अंदर वो बॉल कितनी डीप चली गई। ये इसकी शेप में अगर आप पिक्चर में देख लें तो एक हैंडल के साथ एक नीचे बॉल लगी हुई है, और ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है ये कंक्रीट का सैंपल है। सो उस बॉल को जब आप उसके अंदर फेंकेंगे और ऊपर रखेंगे तो वो कितना पेनिट्रेट करती है, ये डेप्थ हमने नोट करनी है उस बॉल की। अ सिंपल फील्ड टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग द इंडेंटेशन made by a 15 centimeter in diameter metal hemisphere weight of 13.6 kg being placed freely on fresh concrete. So इस बॉल का या इस अपरेटस का जो टोटल वेट है वो 13.6 kg है, और इसका डायमीटर जो है 15 सेंटीमीटर है। उसको फ्रीली ऊपर छोड़ते हैं और उसके फिर पेनिट्रेशन हम नोट करते हैं। It is a fast and precise measure of workability compared to slump test. However, a large amount of concrete is needed for this testing. Concrete का sample ज्यादा चाहिए होगा, जबकि ये fast है और accurate method है। The Kelly ball test is a field workability test used to determine the consistency and workability of fresh concrete quickly on site. जब आपके पास टाइम कम हो, सैंपल बड़ा हो, टाइम कम हो, और आप क्विकली ये कैली बॉल साइट के ऊपर भी ले जा सकते हैं, सो उसको आप उसके ऊपर रखेंगे, सो उससे आपकी डेप्थ
नोट डाउन हो जाएगी। इट measures द पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ अ स्टील हेमिस्फेयर इनटू फ्रेश कंक्रीट अंडर इट्स ओन वेट। ग्रेटर पेनिट्रेशन सो हायर इज द वर्केबिलिटी। ये तो सिंपल और थंब रूल है, जितना वर्केबल कंक्रीट होगा सो उसमें पेनिट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। द कैलीबाल टेस्ट गिव रिजल्ट्स अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू स्लम्प वैल्यूज। तो इसके और स्लम्प टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होते हैं। सो अगर आप M20 कंक्रीट देख रहे हैं तो टिपिकल कैलीबाल पेनिट्रेशन शुड बी 50 टू 75 mm। इसी तरह 1:1:2 रेशियो जो है M25, उस केस में 75 से 100, मोर देन M30 के लिए 100 से 125, और वो हाईली वर्केबल कंक्रीट होगा। इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में 50 टू 75 mm वाली को मीडियम कहा जाता है। इसी तरह 75 से 100 mm वाली कंक्रीट जिसमें पेनिट्रेशन 75 से 100 mm हो, 3 से 4 इंच आप कह सकते हैं, तो उसमें हाई वर्केबल कंक्रीट होगी। इसी तरह 20 से 30 mm पेनिट्रेशन वाली जो रिजल्ट आएगा उसकी वर्केबिलिटी सबसे कम होगी। रिलेशनशिप विद स्लम्प टेस्ट, कैलीबाल पेनिट्रेशन इज इक्वल टू हाफ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ द स्लम्प वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्लम्प 100 आया है किसी सैंपल के लिए, तो उस केस में पेनिट्रेशन जो है वो 48 टू 50 mm होगी। वेरी लो कंक्रीट के लिए वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प वैल्यू 0 से 25 mm होनी चाहिए। कंपैक्टिंग फैक्टर उस कंक्रीट का 0.7 से 0.75 हो। वीबी टाइम उसका 15 से 25 हो। और कैलीबाल वैल्यू उसकी 20 से 30 mm होनी चाहिए। और वेरी हाई के लिए 100 से 150 mm उसका स्लम्प वैल्यू, 0.85 से 0.92 उसकी कंपैक्टिंग फैक्टर वैल्यू, और वीबी टाइम उसका 3 to 5 सेकेंड। इसी तरह 75 से 100 mm उसका कैलीबाल वैल्यू होनी चाहिए। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, इसकी कैलीबाल की जो रेंज लेस देन 30 mm है, सो वो कंक्रीट कहलाएगी वेरी स्टिफ या वेरी ड्राई कंक्रीट, और वो वर्केबिलिटी उसकी बहुत कम होगी। इस तरह मोर देन 100 के केस में कंक्रीट पंपिंग के लिए सूटेबल होगी, और फ्लो कंक्रीट उसको कहा जाता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को, जो कि मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के थ्रू होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन यूज टेस्ट है वो रिबाउंड हैमर टेस्ट है। रिबाउंड हैमर में हमारे पास जिस तरह पिक्चर में रिबाउंड हैमर नजर आ रहा है, इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है, और उसको आप सैंपल के ऊपर या कास्टेड कंक्रीट के ऊपर, वहां साइड के ऊपर ही पेनिट्रेट करके उसको चेक करते हैं। तो ऐसे टेस्ट का फायदा यह है कि इसके लिए आपको ना ही सैंपल्स लेने हैं, और ना ही वो सैंपल्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ना ही आपका स्ट्रक्चर किसी किस्म की इफेक्ट होता है। और ये तब भी आप कर सकते हैं जब आप फाइनल इंस्पेक्शन के ऊपर जाते हैं और किसी स्ट्रक्चर को आप चेक करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप फौरन रिबाउंड हैमर उसके ऊपर लगाकर स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। तो इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। द रिबाउंड हैमर टेस्ट, आल्सो नोन एज शिमेटिक हैमर टेस्ट, इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सो वहां पे डिस्ट्रक्टिव में इसी का कंपैरिजन का जो टेस्ट था वो क्यूब एंड स्ट्रेंथ का, क्यूब एंड सिलेंड्रिकल मेथड था, जहां पे आपने क्यूब और सिलेंडर को एक लैब के अंदर तोड़ा था। जबकि उसी चीज को यहाँ पे आप इस इक्विपमेंट के थ्रू चेक कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द रिबाउंड ऑफ अ स्प्रिंग लोडेड मास आफ्टर इम्पैक्टिंग a concrete surface and correlating this rebound value with a conversion chart to determine the strength. Fast, simple, and field friendly. This test checks the surface strength. Just press the hammer on the structure and it gives you the reading. So ये इसके ऊपर ये रीडिंग है, यहाँ पे एक गेज लगा हुआ है। जो ही आप हैमर को उसके अंदर प्रेस करेंगे ऊपर लगा के कंक्रीट के, तो ये वापस आएगा और वहां पे आपको एक वैल्यू देगा, और फिर उस चार्ट के जरिए जो कि इसके साथ दिया होता है उसके जरिए आप उसकी स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। हायर द रिबाउंड स्ट्रॉन्गर इज द कंक्रीट। टिप फॉर होम ओनर्स, जो आप अगर इंजीनियर नहीं है, आस्क योर मेसन और इंजीनियर टू डू दिस बिफोर प्लास्टरिंग वॉल्स और बीम्स। तो जब आप कास्ट करते हैं स्ट्रक्चर को, तो आप अपने इंजीनियर को या कॉन्ट्रैक्टर को कह सकते हैं कि आपको रिबाउंड हैमर दे, और उससे आप प्लास्टरिंग से पहले उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। एक और टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है यूपीवी टेस्ट, जिसको अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट कहा जाता है। यूपीवी इसको भी कहते हैं, एब्रीविएशन इसका है। इसमें जो आपने सैंपल पहले भरा था या नोट किया था, उसको तोड़े बगैर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स के जरिए। एन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट इज एन इन सिचू
non-destructive test to check the quality of concrete and natural rocks. So इसमें in this test, the strength and quality of concrete or rock is assessed by measuring the velocity of an ultrasonic pulse passing through a concrete structure or natural rock. So सिंपल है, इसके एक सैंपल कंक्रीट का या किसी स्टोन को या आपने रॉक को चेक करना है। तो उसके दोनों तरफ ये टेप्स आप लगाएंगे और उसके अंदर से इसकी अल्ट्रासोनिक वेव पास होगी वहां से इस तरफ, और कितना जल्दी ये पास होती है या क्या उसकी रीडिंग है, सो उससे आप उसकी स्ट्रेंथ मालूम करेंगे। उसके थिंक ऑफ इट लाइक एज अ मेडिकल अल्ट्रासाउंड फॉर कंक्रीट। सो सिंपल इसका भी कंपैरिजन यही है कि जिस तरह मेडिकल में अल्ट्रासाउंड करते हैं उसी तरह का आप ये कंक्रीट का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। एन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट इज एन इन सिचु एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। उसके बाद कोर कटिंग टेस्ट है, एक और टेस्ट है जिससे आप छोटे कोर्स काटते हैं सिलेंडर टाइप। कोर कटिंग टेस्ट इज अ मेथड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सिलेंड्रिकल सैंपल और कोर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंक्रीट और सॉइल फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस इन द लैब। सो इसमें आप एक मशीन के जरिए मुख्तलिफ किस्म के कोर्स काटते हैं, स्पेशली ये यूज होता है कंक्रीट एज वेल एज फ्लेक्सिबल पेवमेंट या रोड्स के लिए भी। उसके बाद कोर सैंपल्स आर देन यूज टू डिटरमिन द वेरियस प्रॉपर्टीज सच एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डेंसिटी एंड ओवरऑल क्वालिटी। ये लेके आप फिर साइट में इसकी टेस्टिंग करते हैं। मिस्ड योर क्यूब टेस्ट और वरीड अबाउट स्ट्रेंथ लेटर, सो कोर कटिंग इज द सॉल्यूशन। अगर आप इनिशियली आप अपना सैंपल भरवाना भूल गए थे या आपने क्यूब टेस्ट आपने नहीं किए स्ट्रेंथ नोट करने के लिए, सो अभी एंड के ऊपर आप आफ्टर कंप्लीशन भी ये मेथड या ये टेस्ट यूज करके वहां से कोर्स कटवा सकते हैं और उस सिमिलरली उस उधर जाके जिस तरह हमने क्यूब टेस्ट के लिए पढ़ा था उसी तरह इसको ब्रेक करके चेक कर सकते हैं। इट्स पावरफुल टेस्ट वेयर अ कोर इज ड्रिल्ड आउट from the structure and tested in the lab. So real work applicable इसकी quickly read out कर देते हैं। Concrete a versatile building material है, it finds extensive use in various structural elements. Structural tests ensure its quality. These tests help determine concrete strength, workability, resistance और various factor जो हमने अभी तक पढ़े। So mainly structural engineering या आपका जो construction work है उसमें कंक्रीट एक मेजर रोल प्ले करती है और मेजर कंपोनेंट ऑफ योर स्ट्रक्चर है। सो उसके लिए यू शुड बी विजिलेंट एनफ टू टेस्ट दैट कंक्रीट। पुअर टेस्टिंग लीड्स टू पुअर होम्स एंड पुअर कंस्ट्रक्शंस, cracks, water leakages, weak foundations, all can be avoided by simple and affordable testing during casting. Whether you are an engineer or building your own home, these checks are essential for you. So you should be aware of all these tests कि आपने कौन से टेस्ट करवाने हैं, और इसको हमने काफी डिटेल में आपको बता दिया। क्विकली हम इसकी समरी दोबारा से देख लेते हैं। हमने क्यूब और सिलेंडर टेस्ट का कंप्रेशन टेस्ट या कंप्रेशन वैल्यूज की नोट करने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह नोट करने के लिए हमने बताया इनिशियली कि इसके लिए आप सैंपल लेंगे और दो किस्म के सैंपल होंगे, क्यूब की शेप में या सिलेंडर की शेप में, और इसी तरह उसको 7 डेज बाद टेस्ट करेंगे। सो अल्टीमेट आपकी जो स्ट्रेंथ है उस सैंपल की या उस रेशो की कि किस रेशो का आपने सैंपल लिया था, वेदर इट इज M20 रेशो, सो उस M20 के केस में 28 डेज बाद उसकी 20 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और 20 का 70% उसको अचीव करना चाहिए 7 डेज में। इसी तरह रिबाउंड हैमर टेस्ट हमने पढ़ा नॉन डिस्ट्रक्टिव में। उसके लिए अगर आपके पास इनिशियली क्यूब्स या सिलेंडर्स वगैरह आप भूल गए थे, सो या आप नहीं ले रहे या आपके पास अब इस स्टेज के ऊपर वो लेने का टाइम नहीं है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने का, सो आप रिबाउंड हैमर के जरिए क्विकली उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। फिर हमने यूपीवी टेस्ट पढ़ा, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये भी सिमिलरली कंक्रीट के दोनों तरफ उसको रख के उसकी पल्स वेलोसिटी चेक करेंगे। और अगर आपने कोर कटिंग टेस्ट इनिशियली अगर आपने सैंपल्स नहीं लिए क्यूब या सिलेंडर वाले कंप्रेशन टेस्ट के लिए, तो अब आप कोर्स उसमें से काट के सिमिलरली उसी तरह उस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सुरल एंड स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ को हमने टेस्ट को पढ़ा। वर्केबिलिटी टेस्ट में हमने स्लम्प टेस्ट पढ़ा,
कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट पढ़ा, वीबी टेस्ट, फ्लो टेस्ट और कैलीबाल टेस्ट। सो भी किसी भी कंक्रीट की वर्केबिलिटी कहलाती है ईज ऑफ प्लेसमेंट, कि वो कितनी इजीली प्लेस हो सकती है और फ्लो कर सकती है। सो उसको चेक करने के लिए ये 5 हमने टेस्ट पढ़े, जिसको हमने स्लम टेस्ट, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, वीबी टेस्ट, फ्लो टेस्ट और कैली बाल टेस्ट कहते हैं। सो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें और स्विफ्ट एक्सम्प्लीफाइड की इन वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में भी भिजवाएं। और यू हैव आवर ईमेल एड्रेस विच इज swiftexsimplified@gmail.com। और अगर आपको ये एफर्ट पसंद है तो इन वीडियोस को लाइक करें और इनको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।